जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है उसका ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास में शामिल है आपका फिगर ऑफ स्पीच, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, जैसे इडियम्स आते हैं, सिमली आती है, मेटाफर, पर्सनिफिकेशंस, ठीक है, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोल। तो इस तरीके से जो चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पे एग्जाम में उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में बने हैं। तो ये अब पूछा जाने लगा है, जो नया पैटर्न आपका आया था लेटेस्ट जो था 2019 का, इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया चूज द करेक्ट सिमली, तो सिमली पूछा गया। और एक क्वेश्चन कब का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का 2019 में, तभी आपका क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन हम जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनमें हम सॉल्व करवा चुके हैं, जाकर के आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। और फिर आगे आता है, पूछा जाता है कि which figure of speech is used in this text। तो जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यूज की गई है, शामिल की गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ओनोमोटोपोइया, या फिर बी सिमली, या फिर सी मेटाफर, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका हाई कोर्ट का जो एग्जाम था ग्रुप सी का, वो पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट की। परीक्षा हुई थी 2019, यानी कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। उसके बाद में अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूं इससे पहले वाले जो प्रीवियस ईयर का सेशन है उसमें। फिर इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है लास्ट टाइम 2019 में, इसमें परीक्षा होती है ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच का ही काफी अच्छा रोल रहा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिली। तो सिमिली को कौन कंप्लीट करेगा, यहाँ पर लिखा एज, फिर दिखा है ब्लैंक स्पेस, एज अ टॉर्टाइज। तो यहाँ पर सही क्या करना था, आपको विकल्प चुनना था, यानी कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम कर सके इसलिए एक छोटी सी क्लास यहाँ पर करेंगे हम। और एक क्लास करने के बाद में आप जिस तरीके सारे तरीके के जो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे, मुझे इतना भरोसा है, अगर आप इसको अच्छे से कर लिए। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या है। फिगर ऑफ स्पीच ये जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसमें क्या करते हैं, सुंदरता लाने के लिए, आकर्षण लाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार। तो भाषा क्या होती है, जब अलंकृत कर दी जाती है तो वो भाषा अच्छी लगने लगती है, ठीक है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए क्या होता है, अलंकार या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखने की बात करें तो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने बोला वही चीजें यहाँ पर है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि सिमिली, सिमिली को क्या कहा जाता है, उपमा, ठीक है। दूसरा क्या है, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, या फिर हाइपरबोल यानी कि इसको क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास, और फिर पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। फिर दिया है अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन, और 7 नंबर दिया है ओनोमोटोपोइया यानी कि ध्वन्यात्मक अलंकरण। ये होता है जो आपका काव्य होता है, जो आपका पोएट्री होता है उसमें यूज किया जाता है। पोएट्री कहें या फिर आप काव्य कह सकते हैं, उसमें इसका यूज होता है ज्यादातर, किसका, ओनोमोटोपोइया का। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुल 7 प्रकार के यहाँ पर क्या दिए गए फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि आपके अलंकार यहाँ पर शामिल है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही इसमें शामिल है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर सिमिली के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में बनते हैं। तो सिमिली में क्या है, दिया हुआ है कि जब क्या कहते हैं कि जब दो टाइप की वस्तुएं हों वहां पर क्या किया जाए, तुलना की जाए, ठीक है, और उन दोनों में क्या हो, कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए। जो विशेषता किसी एक में दोनों में पाई, वहां पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर सिमिली है, यानी कि तो उसको उपमा कहते हैं। अब इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या मतलब दिख सकता है आपको वहां पर सेंटेंस में। तो जब उपमा दी जाती है तो वर्ड क्या यूज किया जाता है, लाइक, और क्या यूज किया जा सकता है, एज, यानी कि ऑफ ए सो एंड सो एज। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको शब्द सेंटेंस के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, जैसे बिटवीन, यहाँ पर इन सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड दैट आर सिमिलर एट लीस्ट वन पॉइंट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड एज लाइक, एज, सो एज, डॉट डॉट, मतलब इस तरीके से। अब देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तुलना कैसे होती है। His language is sweet like honey, ये कहा जा रहा है कि उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या है, जो शहद की तरह मीठी है।
अब यहाँ भाषा को क्या कह दिया गया है, मीठापन बताया गया। किस तरीके से, शहद से तुलना की गई है। और यहाँ पर एक आपको शब्द भी दिख रहा होगा लाइक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एज ओल्ड एज हिल, यहाँ पर किसी की कंपैरिजन कर सकते हो या फिर यहाँ पर किसी की कंपैरिजन की जा रही है। ये जो यहाँ पर एक जो सेंटेंस का पार्ट दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, ये कहा जाएगा फ्रेज जो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई हिल है, कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो उसकी जो ओल्डनेस है, उसके दिन है, तो उसकी बात की जा रही है किसी चीज से। कहते ये उतना पुराना है जितना कि ये पहाड़ी है, तो ये क्या कह सकते हैं, ये पहाड़ी की तरह ओल्ड है, पुराना है, ठीक है, इसकी उम्र है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। अब देख लेते हैं अगला कि आप सिमिली की पहचान कैसे करोगे। तो पहचान करने के लिए मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको यहाँ पे एक रिवीजन वाला ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो क्या है कि जब भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाए, यानी कि जब आपका कंपैरिजन किया जाए, तब ये क्या होगा, सिमिली होगा। और यहाँ पर क्या हो कि दोनों वस्तुओं में कम से कम एक क्या हो, बात समान हो। जैसे कि हमने कहा था कि इसकी उम्र क्या है, पहाड़ी की तरह है, तो एज की बात की जा रही है। वो अब उसमें क्या है, तुलना की जा रही है, लेकिन क्या सिमिलर है, एज, उम्र, दिन की बात वो सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। और शब्द कैसे आएंगे, सो, लाइक, एज, ये सब क्या हो जाएंगे, इस तरीके से वहां पर आपको शब्द देखने को मिलेंगे। ये वहां पर यूज किए जाते हैं जब कंपैरिजन किया जाता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे आप नोट करके भी लिख सकते हैं, वो ये है कि दोनों वस्तुएं समान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल समान ना हो। जैसे आदमी और आदमी की तुलना में सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज नहीं होगा, केवल कंपैरिजन होगा, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ही इज एज गुड एज मोहन। अब यहाँ पर जो एज लग गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिली नहीं है, ये याद रखना। आप कहोगे यहाँ पर क्या हो गया है, एज लगा है फिर भी सिमिली नहीं है, तो क्यों नहीं है, मैंने ये बताया कि नोट करके आपको करना है, क्योंकि जब क्या हो, एक ही तरीके के हो, आदमी आदमी की तुलना करेंगे, वहां फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है। दोनों वस्तु यहाँ पर एक समान हो गई। यहाँ पे ही क्या है, वो एक आदमी है, मोहन क्या है, वो भी एक आदमी है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, इनकी तुलना करेंगे तो वहां पे सिमिली ना होकर के सिर्फ कंपैरिजन यानी कि सिर्फ तुलना होगी, ना कि सिमिली होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं जो आपका दिया हुआ है मेटाफर, यानी कि जिसे आप रूपक कहते हो। रूपक क्या होता है कि होता नहीं है, सिर्फ गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे मान लेते हैं कि इसका ऐसा रूप होगा, लेकिन होता नहीं है, यानी कि वो मेटाफर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी यहाँ पर तुलना भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर लाइक, एज या फिर सो एज, ये सारे शब्दों का प्रयोग कहते हैं नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, इनके बिना किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेशन में वही बात दी गई है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट और कंपेयर्ड, बट वर्ड लाइक क्या है, लाइक, एज, सो आर नॉट यूज्ड, ठीक है। ये होता है मेटाफर जिसमें क्या फिगर स्पीच, जिसमें क्या कह सकते हैं, दो वस्तुएं ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनमें तुलना की जाती है, लेकिन इन शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं इनका जो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं कश्मीर क्या है, स्विट्जरलैंड है, किसका, भारत देश का, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि वहां पर बहुत क्या है, अच्छे घास के मैदान है, ठीक है। और वहां पर क्या है, जो पहाड़ है, पहाड़ों पर क्या है, बर्फ जमी हुई है, वहां पर क्या होता है, बर्फबारी भी होती है। ये कहाँ, स्विट्जरलैंड में होता है। और यही सेम कंडीशन क्या होती है, वहां पर घाटियां भी हैं स्विट्जरलैंड में। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर, आपको भारत देश का एक जम्मू कश्मीर है, वहां पर देखने को मिलेगी। वहां पर क्या होगा, बड़े बड़े अच्छे घास के मैदान हैं, फूलों की घाटियां हैं, पहाड़ हैं, चोटियां हैं, पहाड़ों पे बर्फ भी गिरती है। तो ये कंपैरिजन कर दिया गया, तुलना कर दी गई। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन तो कर दिया गया, लेकिन एज, सो, एज, लाइक यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला फिर यहाँ पर दिया गया है कि द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पर क्या है, शिप क्या करता है, वो क्या करता है, चलता है, ठीक है। शिप क्या करेगा, वो पानी पर चलेगा, चलता रहेगा। और ऊंट इस तरीके से क्या करेगा, ऊंट भी क्या करेगा, रेगिस्तान जो होता है उस पर क्या करेगा, चलेगा, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, गमन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक जैसे भी नहीं है, और यहाँ पर तुलना भी तो की जा रही है, लेकिन एक जैसे नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ऊंट है और ये नाव है, ये शिप है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो लाइक सो एज का यूज नहीं किया जा रहा, तो ये क्या हो जाता है मेटाफर, यानी कि रूप मान लेते हैं, रूपक यानी कि मेटाफर। अगला देखते हैं कि सिमिली और मेटाफर जब आएगा तो इसमें अंतर क्या होगा। अगर आ गया तो इसको कैसे डील करोगे। आपको लग रहा है कि तुलना दोनों में हो रही है, लेकिन फिर भी तो हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट दे रहे हैं जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो। पहला क्या है कि सिमिली जो होगा, सिमिली में मेटाफर के कंपैरिजन में अधिक शब्द होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिली की अपेक्षा मेटाफर क्या होता है, अधिक प्रभावपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि कह दिया कि कश्मीर क्या है, मतलब क्या है, भारत देश का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये प्रभावपूर्ण बात हो गई। सोचता है स्विट्जरलैंड तो वहां है, कश्मीर यहाँ है, तो ये थोड़ा इंपैक्ट डाल रही है, प्रभाव डाल रही है। ठीक है, अगला दिया है कि सिमिली में सो एज लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पर जो मेटाफर है उसमें इसका यूज नहीं होता है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, इसकी क्या है खासियत है, यहाँ से अंतर प्रकट होता है और अच्छे से उनको आप जान सकते हो। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल एक और, कि द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, यानी कि जो पूरा संसार है वो क्या है, एक मंच के समान है। लाइक शब्द यहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सिमिली हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि जो संसार है वो क्या है, एक मंच है, यानी कि ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। यहाँ पे लाइक एज सो यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते लाइक को हटाते ही वो क्या सेंटेंस क्या हो गया, वो मेटाफर हो गया। फिर आगे देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति, यानी कि आपने पढ़ा होगा, हिंदी वाले अगर हो आपको तो आपने पढ़ा होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपरबोल। एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर कह दिया जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कह सकते हैं हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रेटर और लेस बेटर आ वर्स देन द रियलिटी, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं या तो उनको बड़ा दिखा देते हैं, या तो छोटा दिखा देते हैं, या तो बहुत अच्छा दिखा देते हैं, या फिर या क्या कह सकते हैं खराब दिखा देते हैं, यानी कि वर्स दिखा देते हैं। ऐसा होता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, क्या होता है कि वहां पर आपने पढ़ा होगा, जो कविताएं पढ़ी जाती हैं, कहते हैं कि जो महाराणा का जो राणा प्रताप थे, तो उनका जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक रखा गया है, जो कविताएं होती हैं जो वीर रस की जो है, उनमें कहते हैं कि उनका चेतक क्या करता था, हवा से बातें करता था। तो वो हवा से बातें नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर काव्य को एक अच्छा रूप, यानी कि भाषा को अच्छा रूप देने के लिए, अलंकृत करने के लिए वहां अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, वो है हाइपरबोल। ठीक है, चेतक जो था हवा से बातें करने का मतलब ये था कि वो इतनी स्पीड से चलता था तो ऐसा लगता था कि वो हवा के साथ चल रहा, हवा के साथ बह रहा हो, इसलिए कह देते हैं कि हवा से बातें करता था। ये क्या हो गया, हाइपरबोला, यानी कि क्या हो गया, अतिशयोक्ति, हाइप कर देना, बढ़ा चढ़ा के बात करना। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बटल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नदियां हैं, मतलब रिवर नदी मतलब क्या है, जो खून की नदियां हैं वो युद्ध के मैदान में बह रही थी। अब खून की नदियां युद्ध के मैदान में नहीं बह सकती, ये हाइप किया गया है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। ठीक है, तो ये हाइपरबोल हो जाता है। ये सेंटेंस का जो आपका अर्थ है उसको पढ़ करके आप जान सकते हो। एक और यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ही स्नीज्ड एंड क्लाउड वुड ब्रेक, यानी कि उसने छींका और क्या हुआ, बादल टूट गया। बादल कभी छींकने से टूटता ही नहीं है, लेकिन ये क्या यहाँ पर अतिशयोक्ति है, हाइपरबोल है, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात की। फिर देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या दिया गया है, विरोधाभास, यानी कि हम जहां पर कंपेयर करेंगे, दो गुण होंगे, आपके किसी के गुण हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, खासियत हो सकती है, विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें विरोधाभास लगता है, यानी कि दोनों अपोजिट लगते हैं। ठीक है, ये मान लो बड़ा हो जाता है तो ये छोटा हो जाता है, इस तरीके से कुछ कंपैरिजन हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, विरोधाभास, यानी कि ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग। वो क्या हो सकते हैं, दो शब्द हो सकते हैं या फिर फ्रेज हो सकते हैं
लेकिन उनके जो मीनिंग्स होंगे, उनके मतलब होंगे, वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। जैसे कि देख लेते हैं आपके उदाहरण से समझेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। वो ये दिया हुआ है कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सीक्रेट भी है और ओपन भी है, तो यार ये समझ नहीं आ रहा कि यार सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाषा को अलंकृत करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार का यूज करते हैं सुंदरता देने के लिए। वही यहाँ पर हमने सेंटेंस को इस तरीके से लिखा कि आपके दिमाग में क्लिक किया, आप सोच रहे हो करिए सीक्रेट है और ओपन भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हाइपरबोल हो जाता है। अगला दिया हुआ एग्जाम्पल कि लाइफ इज बिटर स्वीट। अब बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, कड़वा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वीट का मतलब होता है मीठा। अब ये बताइए कि लाइफ इज अ बिटर स्वीट, कोई कड़वा मिठाई कैसे हो सकती है? लाइफ क्या है, कह सकते हैं कड़वी मिठाई जैसी है। अब यहाँ पे क्या विरोधाभास आ रहा है, तो इस तरीके से जब आए तब आप वहां पर क्या करोगे, आप उसको ऑक्सीमोरॉन मानोगे ऑक्सीमोरॉन जो आपका विकल्प होगा उसको टिक करो, यानी कि विरोध यहाँ पे प्रकट होगा। अब देखते हैं यहाँ पर पर्सनिफिकेशन। पर्सन मतलब होता है कोई व्यक्ति या मानव, इफिकेशन, ठीक है, यानी कि उसका मानवीकरण कर देना। किसी भी चीज को, वो जिंदा है या मतलब मृत है, निर्जीव वस्तु है या अमूर्त चीज है, वो क्या कह देते हैं, उसको मानव का रूप दे देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, देने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा में, अपने काव्य में, अपने गद्य में, तो वो वहां पर क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है, यानी कि पर्सनिफिकेशन हो जाता है। आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा कि यहाँ पर अमूर्त लिखा है। अमूर्त का मतलब क्या है, निर्जीव तो आप जान गए जिसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन अमूर्त का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सन 2017 में करंट का क्वेश्चन आया था, बन रहा था कि जो आपका कुंभ का मेला है, जो आपका कुंभ का मेला लगता है, इसको क्या किया गया, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। तो आप कुंभ में जा सकते हो, कुंभ के मेले में जा सकते हो, उसको देख सकते हो, वहां पे मेला लगा है, लेकिन मेले से ना मिल सकते हो कुंभ से, और ना कुंभ को छू सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, इसको इंटेंजिबल कहते हैं, इंटेंजिबल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच क्या हो, इनिमेट ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है, नोशंस आर थॉट एज अ पर्सन और हैविंग लाइफ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, उनमें लाइफ क्या कह सकती है, मान ली जाती है, एनिमेट कर दी, या फिर ऑब्जेक्ट जो आपके नोशन धारणा मान ली जाती है, और उसे क्या कर दिया जाता है, बातों ही बातों से उसको जीवन दे दिया जाता है, उसको आदमी बना दिया जाता है, या फिर उसको एक जिंदगी बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वहां पर पर्सनिफिकेशन हो जाता है, पर्सनिफाइड कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, वहां पे पर्सनिफिकेशन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। अब यहाँ पर कोई लड़की या कोई महिला जो है, कोई भी जो मतलब है पानी की और जो अर्थ है पृथ्वी की पुत्री कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा भाषा में लोग कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो कि यहाँ पर हम जो पृथ्वी है और पानी है, इसको मानवीकरण का रूप दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, मानवीकरण यानी कि पर्सनिफिकेशन हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर क्या दिया है, द मून वेल्ड हर फेस, यानी कि चांद ने क्या कर लिया, अपना मुंह ढक लिया। अब मुंह कौन ढकेगा, इंसान ढकेगा। अब चांद कोई इंसान थोड़ी ना है, मानव थोड़ी ना है, लेकिन हम यहाँ पे भाषा के द्वारा मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हो गया। उम्मीद है आपको ये मतलब समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला दिया है कि अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को हम बुलाते हैं, आवाज देते हैं, अरे सुनो भाई, ठीक है, वहां पर संबोधन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपोस्ट्रोफी जब अलंकरण वाली बात आएगी, तब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु या फिर अमूर्त विचार, यानी कि जिसमें जान नहीं या फिर अमूर्त है, जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में बताया कि अमूर्त क्या है, ठीक है, इसको संबोधित करते हैं, इसको आवाज देते हैं या फिर इससे बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है, यानी कि वहां पर अपोस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है। अब यहाँ पे क्या जैसे कह सकते हैं, एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, या फिर टू द एब्सेंट और टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। देखो यहाँ पर क्या चीजें शामिल हैं, एक तो क्या हो सकता है, वो मृत हो सकता है,
या फिर absent यानी कि वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता है, या फिर personified object हो सकता है, यानी कि जिसको हमने एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने पर्सनिफाइड कर दिया, उसको मानव बता दिया, वो हो सकता है, या फिर कोई विचार हो सकता है। उनको हम जब संबोधित करते हैं, उनको आवाज देके हम बात करते हैं, जैसे पागलपन कहते हैं। लेकिन कविताओं में कभी-कभी जो गजल होती है, शायरी होती है, वहां पर भी इनको यूज किया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, संबोधन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर अपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। जैसे कि कहते हैं ओ सॉलिट्यूड, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, देखो एग्जाम्पल दिया है ओ सॉलिट्यूड, फिर यहाँ पर ये एक आपका ये दिया गया है क्या, विस्मयाद बोधक चिन्ह, वेयर आर द चार्म्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेलापन, ठीक है। कहते हैं अरे अकेलापन, वेयर इज द चार्म्स, सुंदरता कहाँ है, खुशियां कहाँ हैं, ठीक है। अब सॉलिट्यूड कोई व्यक्ति नहीं है ना, लेकिन उसको बुला रहे हैं, वो निर्जीव है या अमूर्त है, कोई विचार है, लेकिन उसको हम बुला रहे हैं, उससे हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, अपोस्ट्रोफी हो जाता है, यानी कि संबोधन हो जाता है। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का एक रूप है। अगला देखते हैं यहाँ पर ओनोमोटोपोइया, यानी कि इसको आप ध्वन्यात्मक अलंकार भी कह सकते हो। इसका खास मात्रा में अगर यूज होता है अच्छी तरीके से, वो जो काव्य होता है ना, जहां पर कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है, या फिर जो आपके पोएट्रीज होती हैं उनमें यूज किया जाता है। जो आपके इंग्लिश की पोएट्रीज है उनमें अच्छा खासा यूज हुआ है इसी का, और जो आपके कह सकते हैं जो हिंदी की कविताएं हैं उनमें भी अच्छा तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं सरसर सर दौड़ रहा है, तो सरसर सर चल रहा है या दौड़ रहा है, तो यहाँ सरसर सर 2-3 बार यूज कर लिया, ठीक है। कह रहे हैं धक 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 धड़क रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्वन्यात्मक हो रहा है, यानी कि ओनोमोटोपोइया हो गया। अब यहाँ पर धक धक का मतलब होता है तेजी से धड़क रहा है, सरसर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत तेजी तेजी पैर बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ओनोमोटोपोइया हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, काव्यात्मक एक शैली जहाँ पर ध्वनि से ही भाव या अर्थ का संकेत मिल जाता है हमें। जैसे कि हम बोले धक धक, यानी कि जो हार्ट की बीट है वो तेज है, यानी कि वहां से हमें भाव मिल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, संकेत मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि बॉलीवुड के सॉन्ग भी है ना कि धक धक धड़क रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, या तो वहां पर कोई फीलिंग है, या फिर वहां पर अर्थ, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब डिफिनेशन में देखते हैं, डिफिनेशन में क्या दिया गया है कि आपका जो ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच which the sound suggest क्या, सेंस और द मीनिंग, या फिर भाव या फिर अर्थ प्रकट करे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल आपके जो दिए हुए। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि शॉट्स क्लेंच्ड एंड गन बूम्ड। अब ये बताइए, शॉट्स जो है क्लेंच्ड एंड गन बूम्ड, यहाँ पर जिसका क्या है, सीधा सीधा जो वहां पर हो रहा है वो नहीं कहा जा रहा है। ये कह रहा है कि जो तलवारें थी वो खनखना रही थी, और बंदूकें क्या बूम बूम कर रही थी, या तलवारें खनखना रही थी और बंदूकें जो थी वो बूम बूम कर रही थी। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, कि तलवारें चल रही थी युद्ध के मैदान में, और जो गन है वो भी क्या कर रही थी, शॉट की जा रही थी, वो दागी जा रही थी, चलाई जा रही थी, ठीक है। तो जो ध्वनि है उसको यहाँ पर समझ करके हम वहां की स्थिति, भाव या अर्थ को हम यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक। भाव भी हो सकता है या फिर अर्थ भी हो सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है cannons to right of them, cannons to left of them, यानी कि जो तोपें थी उसके राइट साइड में भी थी और उसके लेफ्ट साइड में भी थी। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर कैनन्स थी, यानी कि जो तोपें थी, वो वहां पर चारों तरफ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी, चारों तरफ जो थी तोपें दागी जा रही थी, ठीक है, गोले छोड़े जा रहे थे। तो ये क्या हो जाता है, ध्वन्यात्मक, यानी कि ओनोमोटोपोइया हो जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके से आपको समझ में नहीं आया है, तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। और इसके संबंध में जो सारे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इनके मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जिन्हें आप जाकर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई प्रीवियस क्वेश्चन या फिर कोई यहाँ पर क्वेरीज है, आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।